brought to you by Candid Dusting Powder and American Pistachios. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। लोकसभा चुनाव में तीसरे फेज के मतदान आज यानी 7 मई को पूरे हुए। सीटों के लिहाज से जोड़ें तो आधे से ज्यादा चुनाव अब निपट चुका है। अभी तक का क्या हासिल रहा और आगे के 4 चरण क्या लेकर के आ रहे हैं, इस पर आज विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। भारत की राजनीति का पूरा इतिहास अगर लिखा जाए तो भाषणों और बयानों की प्रमुखता से जगह देनी होगी। नेता अगर अच्छा भाषण देने वाला हो, जनता की नब्ज पकड़ने वाले शब्दों में अपनी बात कहे तो आधा काम उसी से हो जाता है। और बयान चूके तो सब चूके वाले केस भी हमने देखे हैं। मसलन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ही पिछले कुछ समय में भाजपा के पिच पर फिसलकर कुछ बयान दे दिए जो उनके पक्ष में नहीं गए। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता इस मामले में अपेक्षाकृत रूप से सतर्क दिखते हैं कि भाजपा की पिच पर रिस्पॉन्ड ना किया जाए। भाजपा इस चुनाव में मुस्लिम आरक्षण का जो मुद्दा लगातार उठाती रही है, उस पर कांग्रेस के बड़े नेता प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी कहने से बचते रहे हैं। हालांकि ओवरऑल आरक्षण पर वो बात करते रहे, जातियों के एक्सरे की बात भी वो करते रहे। लेकिन कांग्रेस की ये सतर्कता क्या उनके गठबंधन के सहयोगियों में भी दिख रही है? सुनिए राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव का ये बयान। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, तो इस तरह की बात बदल कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को थोड़ा। लालू प्रसाद यादव का ये बयान ठीक उसी रोज आया जब देश तीसरे चरण के लिए मतदान कर रहा था। सारे मीडिया हाउस बयान पर खबर भी अच्छे से चला नहीं पाए थे कि प्रधानमंत्री का एक जनसभा के मंच से इस बयान पर रिएक्शन भी आ गया। और इनकी बेशर्मी देखो, वो अभी जमानत में आए हैं बाहर तबीयत के कारण, जेल में कैद थे, कैदी है, गुनहगार है और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? अभी अभी कहा है, पिछले 24 घंटे में ही उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही वोट बैंक, उसी के सहारे वो अपने सांस गिन रहे हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, पक्ष और विपक्ष के तमाम अन्य नेताओं की तरफ से भी इस मुद्दे पर ताबड़तोड़ बयान आने लगे। मंडल में लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। मंडल कमीशन भारत की सरकार ने लागू किया था, बीपी सिंह जी ने किया था। और लालू जी क्या थे? मुख्यमंत्री थे ना, इनको क्या अधिकार था? और बीपी सिंह जी को मात्र 146 सांसद का समर्थन प्राप्त था और कांग्रेस पार्टी 200 सांसद के साथ थी और विरोध कर रही थी। भाजपा के 85 सांसदों ने
अटल जी और अडवाणी जी के नेतृत्व में समर्थन दिया तब बिल पारित हुआ। तो लालू जी को ये कहना चाहिए कि हमको भी मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया, मंडल को भी लाने वाला भाजपा वाला। जो पिछड़े दलित आदिवासियों को जनरल में सीटें मिल जाती थी, आपने पिछड़े दलित और आदिवासियों को क्यों बांध दिया उन्होंने अपने आरक्षण में? क्या मूल भावना से खिलवाड़ नहीं हुई? जो आरक्षण की मूल भावना थी उससे खिलवाड़ हुई है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं चाहते कि पिछड़े दलित आदिवासी हक सम्मान पाएं, इसीलिए वो संविधान से छेड़खानी की तैयारी है। आप खुद जानते हैं कि जनरल में लोग पहुंच जाते थे, जनरल में क्यों नहीं अब पहुंच पा रहे पिछड़े और दलित और आदिवासी? ये किसने पाबंदी लगाई, किसने रोका? गौर करने लायक बात यह है कि जब मुस्लिम आरक्षण का विषय पूछा गया तो उन्होंने कहा हां मिलना चाहिए, और आगे जो सबसे गंभीर शब्द था वो था पूरा का पूरा। तो यदि पूरा का पूरा मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए तो यह साफ हो गया कि एससी, एसटी और ओबीसी का हिस्सा मारकर वो मुस्लिम समाज को आरक्षण देना चाहते हैं। यह हमारी आशंका सत्य साबित हो रही है। कुछ ही घंटे बीते थे कि लालू की तरफ से आया एक और वीडियो। इसमें उन्होंने कहा कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं बल्कि सामाजिक पिछड़ापन होता है। पीएम को इतनी भी समझ नहीं है। मंडल कमीशन हमने ही लागू करवाया था। क्या नरेंद्र मोदी ने कभी मंडल कमीशन और उसकी सिफारिशें पढ़ी भी हैं? मंडल कमीशन हमने लागू किया था ना। मंडल कमीशन में सैकड़ों जातियां हैं जो सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं है, सामाजिक आधार है। और मंडल कमीशन ये रिजर्वेशन को ये खत्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए इस तरह का ऐसा बहाना बनाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था, जिससे कि संविधान को जो बदल दे और धर्म के आधार पर, धर्म आधार हो ही नहीं सकता धर्म आरक्षण का, सामाजिक आधार होता है। हम लागू किया, हम जानते हैं। मुस्लिम आरक्षण पर लालू के इस बयान की टाइमिंग कितनी सही रही? क्या अनुभवी आरजेडी नेता एक रणनीतिक चूक कर गए जो उन्हें बाद में सफाई देनी पड़ी? हमने पूछा बिहार के वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह से। प्राइम मिनिस्टर ने जब क्वेश्चन किया आरजेडी और कांग्रेस से दोनों से कि आप जवाब दीजिए कि आप मुस्लिम आरक्षण के फेवर में है कि नहीं है, जो पोजर था वो मेनली कांग्रेस के लिए था, आरजेडी का था। तो जब 2 दिनों के बाद लालू जी ने रिएक्शन दिया, लेकिन पहले तो उन्होंने बोल दिया कि हम मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में हैं। जब उनको याद दिलाया गया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट में, जिसमें कि भाई विश्वनाथ प्रताप सिंह के रूल में रिजिम में हुआ था इम्प्लीमेंट, आप भी उसके पार्ट थे, वो तो एकदम सोशियो और एजुकेशनल बैकग्राउंड पर दिया जाता है। तो वो जब क्रिटिसिज्म उनको आया तो उन्होंने अपने रिट्रैक्ट नहीं किया अपने बयान से। उन्होंने सिर्फ कहा कि मंडल कमीशन के बारे में हमको ये क्या बताएंगे, मंडल कमीशन तो हमने लाया, हम वहां थे, और ये चूंकि हार रहे हैं, ये 200 भी पार नहीं करेंगे, इसीलिए हताशा में इस तरह का ये बयान दे रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि अपने बयान से वो मुकरे नहीं है, वो कि मुस्लिम को सेपरेट आरक्षण मिलना चाहिए था, वो जो ओरिजिनल उनका बयान था उस पर वो अडिग हैं। हर एक इलेक्शन में एक ट्रिगर पॉइंट होता है। 2015 में जैसे कि मोहन भागवत का वो स्टेटमेंट आ गया था रिजर्वेशन पर, उसको मतलब ट्विस्ट करके कहा जाता है, उसको प्रेजेंट किया गया था, उसका फायदा मिला। तो हर एक इस इलेक्शन का हो सकता है कि ट्रिगर पॉइंट हो। इससे क्या हो सकता है कि मान लीजिए सीमांचल में तो इलेक्शन हो गया है और जो कुछ सीटें हैं वहां वोट्स के पोलराइजेशन हो सकते हैं, जैसे दरभंगा बाकी है, मधुबनी बाकी है, और भी नालंदा बाकी है, सासाराम बाकी है, और बिहार के तकरीबन जगहों पर ठीक ठाक मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो वहाँ ये पोलराइजेशन हो सकता है, और आने वाले दिनों में इस तरह के बयान आप और आने वाली रैलियों में और देख सकते हैं। अटैक और काउंटर अटैक होगा। इस बयान यूं ही चलते रहेंगे और इनके प्रभावों का आकलन भी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरे चरण के मतदान की।
11 राज्यों की 92 सीटों पर 7 मई को वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा गुजरात की 26 सीटों पर वोट पड़ने थे। हालांकि वोट पड़े 25 सीटों पर ही, क्योंकि सूरत सीट पर पहले ही भाजपा के मुकेश दलाल निर्विरोध सांसद बन चुके हैं। इसके अलावा कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर वोट पड़े। अब कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात जैसे बड़े राज्यों में सभी सीटों पर चुनाव पूरे हो चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट में असम और त्रिपुरा में भी सभी सीटों पर वोटिंग हो गई है। दादरा और नगर हवेली में 2 सीट हैं, इन दोनों पर भी अब वोट पड़ चुके हैं। तीसरे चरण में जिन बड़े नेताओं की सीट पर वोट पड़े उनमें शामिल हैं अमित शाह की सीट गांधीनगर, पुरुषोत्तम रूपाला की सीट राजकोट, जिस पर उनके बयान पर विवाद भी हुआ, मनसुख मांडविया की सीट पोरबंदर, ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट गुना, शिवराज सिंह चौहान की सीट विदिशा, दिग्विजय सिंह की सीट राजगढ़, उत्तर प्रदेश में एसपी सिंह बघेल की सीट आगरा, डिंपल यादव की सीट मैनपुरी, कर्नाटक में बसवराज बोम्मई की सीट हावेरी और महाराष्ट्र में सुप्रिया सुले की सीट बारामती। फेज 3 की अन्य बड़ी बातें आपको 5 पॉइंट्स में बताते हैं। गुजरात के गिर सोमनाथ में बने एक पोलिंग बूथ पर 100% वोटिंग हुई। यहां मतदाता कितने थे? 1। जी हां, 1 मतदाता। गिर जंगल में बानेज बूथ पर केवल 1 मतदाता के लिए पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है, इस बार भी बना और वोटिंग 100% रही। उत्तर प्रदेश के संभल में कुछ मतदाताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें वोट करने से रोका गया। आरोप है कि पुलिस ने उनके वोटर आईडी कार्ड छीन लिए, मारपीट की, पोलिंग बूथ से भगा दिया। समाजवादी पार्टी ने कुछ वीडियो शेयर करते हुए इस संबंध में ट्वीट किया है। लिखा है कि संभल लोकसभा के अंतर्गत आने वाले कुंदरकी, बिलारी, चंदौसी, संभल और असमोली समेत सभी विधानसभा क्षेत्रों में पुलिस द्वारा मतदाताओं को पीटा एवं धमकाया जा रहा है, ऐसा समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया। याद दिला दें कि संभल में पिछले 6 चुनावों में से 4 बार समाजवादी पार्टी जीती है। 2019 में शफीकुर रहमान बर्क जीते थे। इस बार उनके पोते जियाउर रहमान सपा से लड़ रहे हैं, भाजपा से लड़ रहे हैं परमेश्वर लाल सैनी। मैनपुरी को लेकर भी अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शाम को यहां भाजपा कार्यकर्ता बूथ कैप्चरिंग कर सकते हैं। यहाँ मैनपुरी का हमारे पास खबर आ रही है कि जहाँ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेता हैं उन्हें बंद कर रहा है प्रशासन। जो मंत्री हैं, उनके जो सहयोगी लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। अगर ये होगा तो लोकतंत्र सुरक्षित होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र को बचाने के लिए बाहर आएं, वोट डालें, हिम्मत और बहादुरी के साथ मुकाबला करें और वोट डालें। पश्चिम बंगाल के मालदा में कई महिलाओं ने क्षेत्र में विकास के मुद्दों को लेकर के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया। महिलाओं ने मतदान केंद्र के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, वोट भी नहीं डाला। उनके क्या मुद्दे हैं, क्यों उन्होंने अपना मताधिकार तक छोड़ दिया, सुनिए मालदा की महिलाओं से। वोट को बॉयकॉट कर इसलिए कि हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं होता है। एमपी एमएलए कोई भी यहाँ पर नहीं आते हैं। 2 ब्रिज है, सड़क है। हर बार बारिश में हम लोगों के बच्चे, महिलाएं, गर्भवती जो महिला है उसने सब हर बार कुछ ना कुछ समस्या होता ही रहता है। कोई भी यहाँ पर नहीं आता है। हम लोगों को एक ही भी समस्या है कि हम लोगों की बातें उन लोग हर सरकार को, गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर जो 2 ब्रिज है, सड़क है, वो हम लोगों को नहीं मिल रहा है। इसलिए हर बार हम लोग सब तरह से यहाँ पर मैंने हर बार बहुत ही समस्या होता है। इसलिए हम लोग केंद्र सरकार के कहते हैं कि हम लोगों को इस मांगे पूरी कीजिए। पश्चिम बंगाल के ही मुर्शिदाबाद में सीपीएम और टीएमसी के समर्थकों के बीच मतदान केंद्र पर बहस हो गई। सीपीएम कैंडिडेट मोहम्मद सलीम ने टीएमसी पर लोगों को डराने धमकाने का आरोप लगाया। कहा कि वोटर्स को रोकने और धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। तीसरे चरण में कुल मतदान कितना रहा, अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति रही, जानने के लिए चलते हैं न्यूज रूम। चुनाव आयोग के शाम तक आए डेटा के मुताबिक शाम 7 बजे तक लगभग 61% मतदान दर्ज किया गया है। असम में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है, वहाँ करीब 75% से ज़्यादा लोगों ने मतदान किया। इसके अलावा बिहार में 56.50%, छत्तीसगढ़ में 66.94%, दादर और नगर हवेली और दमन दीव में करीब 65% दोनों जगह पर, गोवा में करीब 74%, गुजरात में करीब 56%, कर्नाटक में 66.71%, मध्य प्रदेश में 62.71%, महाराष्ट्र में 53.95%, उत्तर प्रदेश में 57% और पश्चिम बंगाल में 73% से अधिक वोटिंग हुई है।
यानी पहले 2 चरण में कम मतदान वाली जो चिंता रही थी वो तीसरे चरण में भी पूरी तरह दूर होती नहीं दिख रही। पहले चरण में 66.14%, दूसरे चरण में 66.71% वोट पड़े थे। कम वोटिंग तो चिंता का विषय है ही, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने स्तर पर एक चिंता जाहिर की है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के अपने साथी दलों को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि पहले और दूसरे चरण में कितना मतदान हुआ, इसका अंतिम डेटा आने में काफी देर की गई, ऐसा पहली बार हुआ है। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि तीसरे चरण के लिए भी वोटरों की लिस्ट जारी नहीं की गई है, जो परेशान करने वाली बात है। इन सारी बातों से चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर गहरा संदेह पैदा होता है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इस तरह की गड़बड़ियों के लिए एक साथ मिलकर आवाज उठाएं। अभी इस पर चुनाव आयोग की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो 3 चरण के मतदान पूरे हुए। कुल मिलाकर अब तक 283 सीटों पर चुनाव पूरे हो चुके हैं, यानी आधी से ज्यादा सीटों पर चुनाव हो गए हैं। इनमें सूरत सीट भी शामिल है। बैतूल में एक प्रत्याशी के निधन के बाद चुनाव टल गए हैं और अनंतनाग राजौरी में चुनाव आयोग के निर्देश के बाद डेट आगे खिसका दी गई है, वरना इन दोनों सीट पर भी अब तक मतदान हो गए होते। बड़ी खबर यहीं तक। अब चलते हैं सुर्खियों की ओर। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के बीच में ही जेल से रिहा हो जाएंगे? इस सवाल का स्पष्ट जवाब आज भी नहीं मिल सका। केजरीवाल की जमानत याचिका पर 7 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जमानत की शर्तों को लेकर भी टिप्पणी की, लेकिन कोई फैसला सुनाए बिना सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। अगली सुनवाई 9 मई को हो सकती है। आप जानते ही हैं कि कथित शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। अंतरिम जमानत की याचिका पर 7 मई को सुनवाई हो रही थी। इस दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने और दोनों पक्षों के वकीलों ने कौन सी खास बातें कहीं, वो भी जान लेते हैं। बेंच ने कहा कि हम केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। ये असाधारण परिस्थितियां हैं क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली के एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वे आदतन अपराधी नहीं हैं। ईडी की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि हम इससे क्या उदाहरण सेट कर रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री और आम लोगों में फर्क है? इस हिसाब से तो जेल में बंद किसानों को भी फसल की कटाई के वक्त रिहा कर देना चाहिए। इस पर बेंच ने जवाब दिया कि चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं, ये फसल नहीं है जो हर 6 महीने में उगाई जाए और हम नहीं चाहते कि आम लोगों और नेताओं में फर्क किया जाए। कोर्ट ने इस पर केजरीवाल के सामने शर्त रखी कि अगर जमानत दी जाती है तो बतौर दिल्ली मुख्यमंत्री वो कोई भी ऑफिशियल कामकाज नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि अनुमति केवल चुनाव प्रचार की दी जाएगी, किसी अन्य सरकारी काम में दखल अंदाजी की नहीं। केजरीवाल की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल कोई भी फाइल साइन नहीं करेंगे, बस शर्त यही है कि इस आधार पर उपराज्यपाल दिल्ली सरकार का कोई काम नहीं रोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हुई इस सुनवाई के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी रिपोर्टर। अरविंद केजरीवाल जी को जरूर सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं कि उनको अंतरिम जमानत मिलेगी इस केस में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का व्यू बहुत क्लियर है इस मामले में, क्योंकि उनका कहना है कि लोकसभा जो चुनाव होते हैं वो 5 साल में एक बार होते हैं। अरविंद केजरीवाल जी सिटिंग सीएम है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है दिल्ली की जनता के, इसलिए उनको कैंपेनिंग करना उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का व्यू है कि अगर वो ऐसी अंतरिम राहत देते हैं तो वो देंगे जरूर, पर कंडीशंस के साथ देंगे कि जैसे कि वो फाइल साइन नहीं कर पाएंगे, वो कोई ऑफिशियल और ड्यूटी कर नहीं पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का व्यू बहुत बहुत क्लियर है इस बात में कि वो सिर्फ कैंपेनिंग के लिए आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को अलाउ करेगी। ये तो थी अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई की बात, लेकिन जिस वक्त ये सुनवाई चल रही थी उसी समय दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में भी केजरीवाल को लेकर एक सुनवाई हुई। इसका फैसला भी आ गया। ये सुनवाई थी न्यायिक हिरासत को लेकर और कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी। अगली सुर्खी में सुप्रीम कोर्ट से जुड़े 2 अन्य अपडेट्स आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर भी सुप्रीम कोर्ट में 7 मई को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इसे व्यवस्थागत धोखाधड़ी, सिस्टमिक फ्रॉड बताया, लेकिन साथ ही कलकत्ता हाई कोर्ट के भर्ती को रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी। यानी भर्ती तो फिलहाल बहाल रहेगी, लेकिन साथ ही जांच भी चलती रहेगी। कोर्ट ने कहा कि अगर जनता का भरोसा उठ गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। राज्य सरकार को भी कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा कि आपके पास आपके बचाव में कुछ भी नहीं है। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच के सामने लगी याचिका में मांग की गई थी कि कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया जाए। हाईकोर्ट के फैसले में 24,000 से ज्यादा शिक्षक भर्तियों को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में भी सुनवाई हुई। जस्टिस हिमा कोहली और
जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा कि अगर लोगों को प्रभावित करने वाले किसी प्रोडक्ट या सर्विस का विज्ञापन भ्रामक पाया जाता है तो इसका प्रचार करने वाले सेलिब्रिटीज पल्ला नहीं झाड़ सकते, वो भी इसके लिए बराबर जिम्मेदार होंगे। कोर्ट IMA की ओर से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा था। अदालत ने कहा कि ब्रॉडकास्टर्स को कोई भी विज्ञापन दिखाने से पहले एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दाखिल करना होगा जिसमें कहा जाएगा कि विज्ञापन नियमों का पालन करते हैं। पश्चिम बंगाल की शिक्षक भर्ती और पतंजलि भ्रामक विज्ञापन, दोनों केस पर हम विस्तार से लल्लन टॉप शो में बात कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगली सुर्खी चुनाव आयोग के एक एक्शन से जुड़ी है। कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी की जो यूनिट है उसके जिस वीडियो पर पिछले 2 दिन से बवाल मचा हुआ है, उस वीडियो के संबंध में चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, जिसे ट्विटर कहा जाता था, उससे बात की है और उससे कहा है कि ये वीडियो वो तत्काल अपने प्लेटफॉर्म से हटा दे। दरअसल कर्नाटक बीजेपी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस वीडियो के कंटेंट को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। कांग्रेस का आरोप था कि इस वीडियो में एक समुदाय विशेष और राहुल गांधी को गलत तरीके से चित्रित किया गया है। वीडियो कुछ ऐसा था जिसमें दिखता है कि एक डलिया में कुछ अंडे रखे हैं, उन पर लिखा है SC ST OBC, तभी राहुल गांधी जैसे दिखने वाले एक एनिमेटेड कैरेक्टर उसमें आता है और उस डलिया में एक और बड़ा अंडा रख देता है, उस अंडे पर लिखा होता है मुस्लिम। इस वीडियो पर विवाद हुआ। कर्नाटक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष BY विजेंद्रन और बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई। IPC की धारा 505 के तहत यह FIR हुई। ये धारा अलग अलग वर्गों के बीच बैर या नफरत फैलाने पर लगती है। इन सारी बातों के बीच चुनाव आयोग ने 24 घंटे के अंदर ये कार्रवाई की है और X से वीडियो हटाने के लिए कह दिया है। अब जानते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी दिन भर की अपडेट्स। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। 3 निर्दलीय विधायकों ने 7 मई को राज्य की नायब सिंह सैनी सरकार से समर्थन वापस ले लिया और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान कर दिया है। इन निर्दलीय विधायकों में जो नाम शामिल हैं वो हैं पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर और चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान। मार्च में भारतीय जनता पार्टी और जजपा का गठबंधन टूटने के बाद भाजपा ने इन निर्दलीय विधायकों का समर्थन लेकर वापस सरकार बनाई थी और उसके बाद नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने थे, आपको याद ही होगा। 90 विधायकों वाली हरियाणा विधानसभा में अभी 88 विधायक हैं। 3 निर्दलीयों के पाला बदलने से सरकार अल्पमत में जरूर आ गई है, लेकिन संकट में नहीं। अगर अभी की स्थिति में देखा जाए तो सरकार अल्पमत में है, क्योंकि उसके पास 88 विधायक जो अभी वहां पर हैं, उनमें से भाजपा के पास हैं 43 विधायकों का समर्थन। बहुमत के लिए 45 विधायक चाहिए होते हैं और ठीक इतने ही विधायक विपक्ष के पास हैं। इसके बावजूद सैनी सरकार को खतरा नहीं है, क्योंकि नायब सिंह सैनी ने इसी साल 12 मार्च को मुख्यमंत्री पद की जब शपथ ली थी, इसके अगले दिन 13 मार्च को फ्लोर टेस्ट पास किया था। 2 फ्लोर टेस्ट के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए, ऐसा नियम है। ऐसे में विपक्ष 13 सितंबर 2024 तक अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ नहीं ला सकता है और इसी साल अक्टूबर-नवंबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी प्रस्तावित हैं। पूर्व कांग्रेस नेता और प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने 7 मई को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। बीती 5 मई को राधिका ने यह कहते हुए कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया था कि पार्टी राम विरोधी हो गई है। इसके बाद 6 मई को उन्होंने कांग्रेस के एक नेता पर दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया था। आज 7 मई को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। एक और सेलिब्रिटी ने 7 मई को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। नाम है शेखर सुमन। मशहूर अभिनेता हैं, आपने नाम सुना होगा। तमाम सारे टीवी शोज भी उन्होंने होस्ट किए हैं। इन दिनों संजय लीला भंसाली की जो नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज रिलीज हुई है हीरा मंडी, इसको लेकर शेखर सुमन चर्चा में हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। और अब आज का चुनावी किस्सा। क्या क्या तरीके होते हैं वोट मांगने के, एक से एक भाषाई कौशल निकल करके आते हैं चुनाव प्रचार के वक्त। 1984 में कन्नौज लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने उतरी शीला दीक्षित, वही शीला दीक्षित जो बाद में दिल्ली की मुख्यमंत्री रही 15 साल तक। तो 84 में जब वो कन्नौज से लड़ने पहुंची तो पहुंचते ही उन्होंने भाषण में कहा कि बहू पहली बार मुंह दिखाई मांगने आई है, खाली हाथ भेजेंगे क्या। दरअसल शीला के ससुर उमाशंकर दीक्षित उत्तर प्रदेश से ही थे, इसीलिए शीला दीक्षित की ये भावुक अपील काम कर गई, वो चुनाव जीत गई। हालांकि इसके बाद जब अगला चुनाव लड़ा उन्होंने 1989 में, तब वो जनता दल के छोटे यादव से हार गई थी। लेकिन उनकी ये वोट अपील अभी तक चुनावी किस्सों कहानियों में जगह पाती है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।